नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी ने एक नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब हम लोग भी नारा दे रहे हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ है जंतर मंतर का, या कहिए जब से पेपर लीक को लेकर के छात्र आंदोलन शुरू हुआ है, तब से नरेंद्र मोदी हर उनकी जो चाल है, जो हर उनका कर्तव्य है, जो हर उनका खेल है, वो उल्टा पड़ रहा, हर पासा उल्टा पड़ रहा। और अब देखिए झारखंड में भी एक चला, उन्होंने दांव चला कि झारखंड में जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन के बहाने राहुल गांधी को घेरा जाए। जंतर मंतर पर बुरी तरह घिर गए मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी सरकार। तो उनको लगा कि अब झारखंड आंदोलन शुरू हुआ है और हम राहुल गांधी को यहां से घेरेंगे। हमारे पास गटर मीडिया है, हमारे पास आईटी सेल है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास सारे संसाधन हैं। राहुल गांधी को और विपक्ष को फिर दबा देंगे। संसद में देखिए, संसद नहीं चलने दी, सत्ता पक्ष ने संसद नहीं चलने दी, सरकार ने संसद नहीं चलने दी। नतीजा हुआ कि जो मैसेज जाना था तो सही मैसेज नहीं गया। और नरेंद्र मोदी जी ने जो किया ट्विटर पर आकर के, या खास करके इंस्टाग्राम पर जिस तरह से वीडियो किया, उन्होंने तमाम वीडियो को याद कर दिए, सब भद पिट गई। 15 अगस्त को जो उन्होंने भाषण किया, 15 अगस्त के भाषण पे लग रहा था हम लोगों को भी कि शायद नरेंद्र मोदी कोई चमत्कार करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण इस 15 अगस्त का फिर फुस हो गया। और फुस नहीं हुआ, बल्कि ये जो निशाना था जो उल्टा घूम गया, पटाखा उल्टा फूट गया। आग लगाने गए थे पड़ोसी के घर में, लेकिन अपना घर ही जला बैठे। वो कहावत है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वैसा ही कुछ हो गया। और दिमागी नक्सल जुमला गढ़ा, दिमागी नक्सल। नरेंद्र मोदी जी जुमला गढ़ने में मास्टर हैं। और जो जुमला गढ़ते हैं, फिर उनके भक्त मंडली, वो चाहे वो अदना पत्रकार हो, कोई झंडू लाल उनका समर्थक हो आम आदमी में से, या कोई मंत्री हो या सांसद हो या विधायक हो, सब उस जुमले को मेढक की तरह, जैसे बरसात में, अभी देखिए बरसात का मौसम है, अगर गांव में आप रहे हैं तो टर टर की आवाज आती रहती है, सारे मेढक एक साथ बोलते हैं टर टर, वही टर टर आते रह रहे हैं। लेकिन नक्सली, ये जो दिमागी नक्सली जो नया जुमला लाया, वो भी फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप नहीं हुआ, बल्कि बल्कि कहिए उल्टा पड़ गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया दिमागी नक्सली कौन है। छात्रों को अगर दिमागी नक्सली कह रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। और अब उनको सफाई देनी पड़ रही है कि दिमागी नक्सली कौन है। लेकिन एक सामान्य स्थिति है कि जब सफाई देने की नौबत आ जाए ना, तो समझिए कि आप फंस गए। सफाई तभी देता है इंसान जब वो फंस जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो फंसने के बाद भी सफाई नहीं दिया करते थे। राजनाथ सिंह की यह लाइन याद कीजिए, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। लेकिन इस्तीफे भी होने लगे, सफाई भी दी जाने लगी। और इससे पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो नाव है वो डगमग डोल रही है। उनको भी एहसास आ गया है कि तूफान इस बार गहरा आने वाला है। देखिए, जिस तरीके से, अगर याद कीजिए आप, मैं इमरजेंसी के दिनों को याद करता हूं, हालांकि मैं उस समय बड़ा छोटा था, लेकिन जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अपने सीनियर से मैंने सीखा सुना, वो बता रहा हूं। इमरजेंसी के समय तमाम देश के नेता इकट्ठा हुए थे, छोटे मोटे दल, तमाम नेता इकट्ठा हो गए। और इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने जो है, सत्ता के खिलाफ उन्होंने जो है, एक तरह से कहिए कि विरोध का स्वर उठाया था। उसमें ढेर सारे कांग्रेस के भी लोग थे, मतलब इंदिरा गांधी के जो साथ सत्ता में थे वो भी टूट टूट करके उसमें आ गए थे। कह सकते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी की जो पूरा का पूरा कुनबा है, उसमें भगदड़ की स्थिति अभी नहीं बनी है। लेकिन भगदड़ कभी भी हो सकती है। उस समय जो स्थिति थी और अभी जो स्थिति है, उसमें एक और अंतर है।
उस समय की स्थिति में नेता जमा हुए थे और छात्रों को लीड कर रहे थे। इस समय में नेता तो अलग जमा है, लेकिन ये मुखर जो है, जो लीड कर रहे हैं, वो छात्र हैं। वो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल में भी चल रहा है। हर तरफ छात्र लीड कर रहे हैं। ये सबसे अलग बात है। तो छात्र भी लीड कर रहे हैं और नेता भी लीड कर रहे हैं, तो उस बार से ज्यादा भारी है। अब एक चिंता इनकी ये भी है कि पार्टी के भीतर, हालांकि बीजेपी के भीतर टूट फूट की बात बहुत रेयर होती है, और जब टूटते भी हैं लोग तो उबर नहीं पाते। ये बीजेपी के नेताओं के साथ खास बात है। लेकिन जो सपोर्टिंग दल है उनके, चाहे नीतीश कुमार का दल हो, चाहे वो नायडू का दल हो, दोनों जो है कभी कुछ कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं भी ये टूट करके आते हैं, तो जिस तरीके से पूरे देश में सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, उसको संभालना अब नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान नहीं। झारखंड की मैं बात फिर से लेकर के आता हूं। झारखंड में कोशिश थी कि वहां घेरा जाए, लेकिन झारखंड सरकार ने छात्रों की तमाम मांगे मान ली है, और जो टीडीपीएल जो एजेंसी द्वारा जितने भी परीक्षाएं कराई गई थी, उस तमाम परीक्षाएं जो है रद्द कर दी गई। और इसके बाद जो छात्र थे, धरना पे बैठे हुए थे पिछले 24 दिनों से, वो आमरण अनशन, देवेंद्र नाथ महतो और उनके एक साथी, उन्होंने आमरण अनशन खत्म किया, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। और इसमें राहुल गांधी की कही जाती है बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा भी है, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा, झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। अब जो ये बोल रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और यही देखिए भविष्य की राजनीति है, और यही कांग्रेस पार्टी यहाँ कैसे बीट दे रही है बीजेपी को, इसमें है वो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं, और हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे, ताकि हर छात्र को उनकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। पूरे देश में ये सिस्टम बदलेगा। अब ऐसी व्यवस्था बनेगी जो छात्रों को आगे बढ़ाए, उन्हें पीछे न खींचे। ये राहुल गांधी ने कहा। और कहा जाता है कि राहुल गांधी के पत्र लिखने के बाद ही, या राहुल गांधी लगातार गाइड कर रहे थे हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन ने एक बड़ा सही फैसला लिया। हालांकि इस फैसले के बाद कई सारे सारे छात्र जो पास हो गए थे इन परीक्षाओं में, उनको फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, रद्द हो गए। वो लोग जो है परेशान हैं, वो लोग रो रहे हैं, और क्या पता कल वो भी आंदोलन पे आ जाए। दूसरी तरफ अभी कुछ छात्र, जो खास करके कहा जा सकता है कि बीजेपी समर्थक छात्र है, वो जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अड़े हुए कि सीबीआई जांच कराना जरूरी है। दूसरी तरफ देखिए, जो देवेंद्र महतो, उन्होंने एक और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक पार्ट वन तो हमने जीत लिया है, लेकिन पार्ट टू अभी बाकी है। और उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए जल्द आंदोलन पार्ट टू शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे छात्रों को दोबारा आंदोलन या अनशन करने की जरूरत न पड़े। देवेंद्र महतो ने बहुत सही बात कही है। कोई भी कहेगा, राहुल गांधी भी कह रहा है। और ये जो बार बार ये जो स्थिति बनती है देश में कि आप परीक्षा नहीं सही से करा सकते हो, विद्यार्थियों की समस्याओं का हल नहीं कर सकते हो, युवाओं को, जिनको आप कहते हो कि देश के कर्णधार है, देश का भविष्य है, अगर उनके साथ भी ईमानदार नहीं रह सकते, तो कैसे शासन चला रहा है। और नरेंद्र मोदी को झटका यही लगा है। उनको लग रहा था कि झारखंड में कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनके लिए ढाल का काम करेगा। वो नहीं हुआ। उसके बाद अब पूरे देश में छात्र आंदोलित हो रहा है, और उनकी जो मांगे हैं
वो चाहे उत्तर प्रदेश का मैं बार बार जिक्र करता हूं, जेन अल्फा तक सड़कों पर है। बिहार में देखिए बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, और अब वो आंदोलन, चूंकि उसमें विपक्ष भी साथ है, तो वो एक बड़ा आंदोलन होगा परीक्षाओं को लेकर के। दूसरे प्रदेशों में और आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद देखिए कि जो सीजीपी के नेता हैं, वो भी गांव गांव उन्होंने कहा है कि हम एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, स्कूलों में किस तरह की व्यवस्था है उसका हम निरीक्षण करेंगे और सरकार के सामने ये सवाल उठाएंगे। तो मतलब ये है कि आने वाला, अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो नरेंद्र मोदी या कहिए बीजेपी सरकार या कहिए आरएसएस, उसका कोर एजेंडा जो रहा है अब तक, अगर आरएसएस के 100 साल का इतिहास देख लें तो, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी का भी अगर 12 साल का इतिहास देख लें तो, अडवाणी जी का पूरा कार्यकाल देख लें तो, हिंदू मुसलमान सबसे मेन एजेंडा उनका रहा। दूसरा एजेंडा रखा कि कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए। ये जो दो एजेंडा बीजेपी और आरएसएस के लिए मूल रहा, हिंदू मुसलमान यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और कांग्रेस को बदनाम करना। लेकिन अब इस दोनों एजेंडे पर बीजेपी और आरएसएस दोनों फ्लॉप दिखते नजर आ रहा है। अब तीर उल्टा चल गया है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितने करप्शन के चार्जेस लगाए, एक चार्ज नहीं प्रूव कर पाए 12 साल में नरेंद्र मोदी या अदालत। नरेंद्र मोदी मैंने इसलिए जिक्र किया कि उनकी 24 राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र की सरकार उनके पास है, उनके पास सारी जांच एजेंसियां हैं। जांच में क्या हासिल हुआ, चूंकि अदालत में फैसला तो वही आएगा जो जांच में सामने आएगा, अदालत तो जांच करती नहीं। तो इन सरकार की एजेंसियों ने क्या जांच की, इस पर सवाल है। यानी जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे। मनमोहन सिंह को जिस तरह से बदनाम किया गया, कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम किया गया, वो झूठा झूठा आरोप ये प्रूव हुआ आम आदमी के बीच। हालांकि राहुल गांधी ने कहा भी पिछले दिनों कि हमको अमीर पार्टी नहीं बननी। गांधी जी कहते थे कि हमको देश को ऊपर उठाना है। आज देखिए स्थिति क्या है, बीजेपी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा उनके अकाउंट में है। 10,000 करोड़ है तो समझ लीजिए 600 करोड़ पर ईयर उनको केवल इंटरेस्ट के तौर पे आ रहा है मिनिमम। अगर कोई चंदा न भी दे तो भी 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बीजेपी को मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे। और कांग्रेस के पास 158 करोड़ के आसपास या 118 करोड़ के आसपास कुल जमा पूंजी थी। तो सोच लीजिए कांग्रेस और बीजेपी में कितना फर्क है। जिस पार्टी ने, बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया करप्शन के, उसके पास 158 करोड़ रुपया, और जो ईमानदार पार्टी बता रही थी कि हम करप्शन खत्म कर देंगे, काला धन खत्म करेंगे, उनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। बीजेपी के 600 से ज्यादा जिलों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी ऑफिस के तौर पर। आरएसएस ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। ये पैसे कहां से आए? ये चंदा लिया गया। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसका पैसा भी कहा जाता है कि उधर गया। और जो करप्शन किए गए, भारी करप्शन। अब तो बाबा रामदेव ने भी कह दिया कि कोई जगह नहीं है जहां करप्शन नहीं है, और ये हर आदमी महसूस कर रहा है। हर तरफ करप्शन है। सड़क निर्माण में करप्शन है, ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन है। चीनी का दाम देखिए फिर बढ़ गया, कल ही मैंने बात की थी। तो हर तरफ नरेंद्र मोदी फ्लॉप साबित हो रहा है। और जो एक ढाल के तौर पर झारखंड आंदोलन दिख रहा था, वो भी उल्टा पड़ गया। कह सकते हैं कि बीजेपी झारखंड में भी मुंह के बल गिरी। अभी देखना है कि और अभी क्या क्या होता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।